गुड मॉर्निंग सायराम बच्चों अभी तक आपने हिंदी व्याकरण में पहले पाठ में भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ा। भाषा क्या होती है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। तो भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। ये आपने पढ़ा। इसके बाद आपको आज हम पाठ 2 वर्ण विचार के बारे में पढ़ाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं वर्ण विचार, जो कि आप वर्ण के बारे में कहाँ पढ़ चुके हैं? संस्कृत में भी पढ़ चुके हैं। तो संस्कृत वर्णमाला में आपने पढ़ा कि वर्ण किसे कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण। वर्णमाला किसी भी भाषा का वर्णों का समूह होती है। तो ये आपने संस्कृत वर्णमाला में पढ़ा और अब आप हिंदी में पढ़ेंगे। तो भाषा बोलते समय हम अनेक ध्वनियाँ अपने मुख से निकालते हैं। जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है? परी। तो यहाँ पर परी, तो जैसे हम बोल रहे हैं तो वो हमारे मुंह से ध्वनि निकल रही है। और जैसे ये है चूहा, तो चूहा बोलते समय भी हमारी जो ध्वनि निकल रही है, लेकिन वह कौन सी भाषा में बोल रहे हैं? मौखिक। अब यहाँ पर है शेर। क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? शेर। तो इस तरह से ध्वनियाँ जो भी हम अपने मुख से निकालते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ध्वनियाँ। तो ये सभी शब्द कई ध्वनियों से मिलने से बने हैं। जैसे यहाँ पर परी, तो परी का अभी हमारे पास सिर्फ ये स्वर है। तो स्वरों में अभी हमारे पास व्यंजन नहीं हमने अभी आपको पढ़ाया है, लेकिन संस्कृत में पढ़ चुके हो। तो परी का अगर हम इसको तोड़ कर लिखेंगे तो इसमें आएगा प धन अ धन र धन ई। तो परी, तो इसमें बड़ी ई की मात्रा आई है। अब है चूहा। तो चूहा के भी हम अलग अलग पाठ करके लिखेंगे। च धन ऊ, तो च में बड़े ऊ की मात्रा थी, इसलिए वहाँ पर बड़ा हुआ है। धन ह धन आ, चूहा। अब है शेर। तो श धन ए, तो शेर में ए की मात्रा है तो ये आया। धन र धन अ। तो इसी तरह से हमने शब्दों के टुकड़े कर कर लिखे हैं। अब इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। तो ध्वनियों का लिखित रूप ही क्या कहलाता है? वर्ण। इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। व्यंजन के तो किए नहीं जा सकते, केवल व्यंजन स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। अब वर्ण भाषा को सबसे छोटी इकाई या ध्वनि है। अभी जो मैंने पढ़ाया आपको कि वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, अब चलते हैं हम वर्णमाला। तो वर्णमाला अभी आपने संस्कृत में भी पढ़ा कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। तो इसमें लिखा है प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। तो प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है, ये आप जानते हैं। जैसे अंग्रेजी के भी वर्ण होते हैं ना। तो A B C D E F G,
लेकिन यहाँ तक इन्होंने जी तक ही दिया है, तो कहाँ तक होते हैं, जेड। और कितने होते हैं, आपको ये भी मालूम होगा कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो हिंदी के वर्ण अ, आ, इ, क, ख आदि। तो हिंदी की वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन है। तो क्या है, 11 स्वर। लेकिन संस्कृत की वर्णमाला में कितने स्वर और व्यंजन थे, तो उन्होंने कितने स्वर, अ, आ, इ, उ, री और एक री और एक री, दो और उन्होंने जोड़े, तो कितने हुए संस्कृत में, 13। अब वर्णों के निश्चित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे उनको क्रमबद्ध समूह में लगाना ही क्या कहते हैं। तो अब हम चलते हैं स्वर की ओर। ये क्या है, स्वर। तो यहाँ पर क्या लिखे गए हैं, स्वर। तो हिंदी वर्णमाला में यहाँ पर हिंदी के स्वर लिखे, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आओ। तो यहाँ पर कितने स्वर हैं, तो आपने गिने होंगे अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आओ। तो इसमें कितने स्वर दिए हैं, 11। तो अंग और अह को उन्होंने स्वरों के साथ नहीं मिलाया है। तो हिंदी की वर्णमाला में स्वरों के साथ अंग तथा अह भी लिखे जाते हैं। ये न तो पूर्णतः स्वर हैं और न ही व्यंजन हैं। इनका उच्चारण अ के बिना संभव नहीं होता। तो जैसे अंग और अह, अभी आपने संस्कृत में भी पढ़ा, अंग और अह। अंग को क्या बोलते हैं, इसे अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण नाक से होता है, जैसे कि मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। और अह, अंग जिसमें कि चंद्र बिंदु है, अर्थात चंद्र बिंदु, इसे अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है। ठीक है, जैसे चांद, तो और चंद्र, चांद और चंद्र। तो चंद्र तो आ गया अंग, उसमें अंग के जैसे बिंदु लगी है, और चांद में जैसे ये अंग ऊपर लिखा है, मुंह हो गया, उसमें भी चंद्र बिंदु है। तो चंद्र बिंदु और अंग की मात्रा में अंतर है, बोलने में भी अंतर है और लिखने में भी अंतर है, उसके मीनिंग में भी अंतर है। इसे अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण मुंह और नाक से होता है। अब है आपके पास अह। तो अ के आगे जो दो बिंदु लगे हैं, इसे बोलते हैं विसर्ग। इसे क्या कहते हैं, विसर्ग। इसका उच्चारण अह होता है, जैसे कि संस्कृत में बालकः। तो जैसे आपने पढ़ा बालकः, खगः, मृगः, इस तरह से जब हम उसमें ये दोनों बिंदु लगा देते हैं तो वह अह का उच्चारण उसमें आता है, तथा उसे विसर्ग कहते हैं। आओ स्वरों की मात्राएं। तो व्यंजन में तो मात्रा नहीं होती, लेकिन स्वरों में मात्राएं होती हैं। तो इसमें है स्वर। तो स्वर अ, आ, ई, उ, री। तो इन्होंने यहाँ तक री तक दिया है। अ में कोई मात्रा नहीं दी है,
और जो शब्द बने हैं, यहाँ पर शब्द उन्होंने दिए हैं पलक, कमल, तो इसमें कोई मात्रा नहीं है। और आ, यहाँ पर अ के साथ एक जो ये मात्रा है, एक डंडा उन्होंने खींचा है यहाँ पर, तो इसको क्या बोलते हैं? आ की मात्रा। तो आ की मात्रा में आया हमारा क में एक आ की मात्रा है ये, और ल, नहीं तो पहले क्या था? क और ल। जब उनमें एक एक मात्रा लगाई है तो काला, क्या आया ये? काला। फिर दूसरा है जाला, मात्रा लगाने से, आ की मात्रा लगाने से उनका बोलने का और उनके जो शब्द बने हैं काला और जाला, दो शब्द वो बन गए। अब है ई, छोटी ई। तो छोटी ई की मात्रा आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसको छोटी की मात्रा कहते हैं। तो छोटी की मात्रा स में उन्होंने पीछे से मात्रा डाली है, तो शी, सिर। जैसे सिर, सिर करके नहीं बोलेंगे हम, सिर। खिल, तो सिर, खिल। और निर, अगर कुछ भी हम शब्द बनाते हैं तो उनको इस तरह से बोलते हैं, बड़ी की मात्रा लगाकर, बड़ी सिर करके और खील करके नहीं बोलेंगे, तो वो छोटी की मात्रा है। आपको समझ में आ रहा है? अब है बड़ी ई। तो बड़ी की मात्रा उन्होंने इस तरह से राइट हैंड की तरफ से यूं करके लिया है, ये बड़ी की मात्रा है। तो बड़ी की मात्रा में क में उन्होंने मात्रा लगाई है, तो कील, क से कील। और भ में उन्होंने बड़ी की मात्रा लगाई है, तो भीड़, स, सील। कुछ भी हम शब्द बना सकते हैं। अब है उ, छोटा उ। तो छोटा उ की मात्रा आप देख रहे हैं, उ। तो यहाँ पर क में उन्होंने छोटा उ की मात्रा लगाई है, कुत्ता। यहाँ पर एक आधा त है और दूसरा त है, उसके ऊपर आ की मात्रा है, तो हो गया कुत्ता। ये है पुल, प में छोटा उ की मात्रा और ल, पुल। अब इसी तरह से आप शब्द बना सकते हैं। ऊ, अब ये है बड़ा ऊ, बड़ा ऊ की मात्रा का नीचे मात्रा उन्होंने लगाई है। अब द में बड़े ऊ की मात्रा, दूर। फ में फूल, ठीक है। अब है री से ऋषि। अब क में उन्होंने नीचे से र लगाया, तो कृपा। अब यहाँ पर प पे र लगा है, प्र। अब क पे उन्होंने री की मात्रा लगाई है, प्रकृति। तो क्या लिखा है? प्रकृति। अब ऊपर कहाँ तक था? री तक। अब ए आई ओ औ। तो ए आई ओ औ, ए की मात्रा में छोटा ए, ये क्या है? ए क्या है बोलेंगे इसको? छोटा ए। तो इसकी मात्रा ये आ गई, और उस मात्रा में उन्होंने भेड़ और सेब लिया है, भेड़, सेब। अब आई, तो आई में डबल मात्राएं हैं, पहले ऊपर ए में एक मात्रा थी, और आई करके जब हम बोल रहे हैं तो इसमें दो मात्राएं हैं, तो उसके ऐसे ही शब्द बनेंगे जैसे पैसा, कैसा। तो इसमें दो मात्रा हैं, तो इस तरह से बोला जाएगा। अब है ओ, तो ओ में एक मात्रा है, उस मात्रा के साथ ढोल, क्या लिखा है यहाँ पे? ढोल, मोर, ठीक है। और ओखली, कुछ भी हम शब्द आगे उसके जोड़ सकते हैं। अब है औ, औ। तो ओ में एक मात्रा थी और औ में कितनी मात्राएं हैं? दो। तो दो मात्राओं में, इसमें आ की मात्रा में दो मात्रा और लगी हैं, तो इसमें कौन और मौन, क्या है? कौन और मौन। इसको आपने बार बार पढ़कर याद करना है। मात्राओं का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें स्वर और व्यंजन की मात्राओं का ज्ञान ना हो, तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो इस तरह से आपको मात्राओं की अच्छी तरीके से पहचान करनी चाहिए। अ से लेके और औ तक आपको इन मात्राओं पे ध्यान देकर, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, मात्राओं पे ध्यान देते हुए
और बोलते हुए जब हम कोई भी शब्द लिखते हैं तो उसको अगर हम बोलते हुए लिखेंगे तो हमें अपनी मात्राओं का ज्ञान खुद ही हो जाएगा। तो अभी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा आपने? स्वर। संस्कृत में भी आप स्वर पढ़ चुके हैं और हिंदी में भी, हिंदी व्याकरण में भी आप स्वर पढ़ चुके हैं। तो कितने होते हैं और कैसे इन पे मात्रा लगती है और ये किसके साथ जुड़ते हैं, ये व्यंजन के साथ ना जुड़ें व्यंजन तब तक अधूरा है। अब हम चलते हैं व्यंजन की ओर। तो व्यंजन में व्यंजन कितने होते हैं? तो व्यंजन संस्कृत में भी आपको पढ़ाया था, कितने होते हैं अभी आप पढ़ेंगे। तो 5 क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग ये आपने पढ़ा था। तो वो कितने थे? 5 करके थे। तो कितने थे हमारे पास? 33। ठीक है। अब ये हैं हमारे व्यंजन। तो आप क, ख, ग, घ, ग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, श। तो ये आपने यहाँ पर व्यंजन पढ़े। तो व्यंजनों की संख्या कितनी बताई गई है? 33। अब व्यंजनों के अंत में अक्ष, त्र, ज्ञ और श ये जो लिखे होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? संयुक्ताक्षर। इन्हें क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर। जैसे कि आप संस्कृत में पढ़ चुके हैं संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं इनको? संयुक्त व्यंजन। क्या है? अक्ष, त्र, ज्ञ और श। ये 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं। कितने व्यंजनों से मेल से बने हैं? पिछले भी आप पढ़ चुके हैं। अक्ष, तो क धन स बराबर क्ष। त्र, त धन र, ये क्या है? त्र। तो ये 2 व्यंजनों के मेल से बने हुए हैं। तो व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वरों की। स्वर के बिना व्यंजन अधूरे हैं। तो में अ स्वर मिला होता है। इन्हें स्वरों के बिना लिखा तो जा सकता है पर बोला नहीं जा सकता। जैसे हिंदी की वर्णमाला में यदि व्यंजन स्वर के बिना हो तो उसे हलंत के साथ लिखा जाता है तथा स्वरों पे भी हलंत नहीं लगता है। स्वरों पे हलंत लगता है? नहीं लगता है। अच्छा, अब चलते हैं स्वर सहित व्यंजन। स्वर सहित व्यंजन है जैसे क, प, च, म। तो स्वर सहित हैं। क के बाद किसका उच्चारण हो रहा है? अ। किसका उच्चारण हो रहा है? अ। प के बाद किसका उच्चारण हो रहा है? अ। क और अ मिलके क्या हो रहा है? क। जो ध्वनि आपको सुनाई दे रही है अ की बोलते हुए, उसमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप सुन रहे हैं क, प, च, म सुनाई दे रहा है ना आपको? तो अ का उच्चारण सुनाई दे रहा है। तो वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और स्वरों की मात्राएं होती हैं पर व्यंजनों की मात्राएं नहीं होती हैं, जो आपने अभी ऊपर पढ़ा है। तो वर्णों के मेल से क्या बनते? एक वर्ण, एक अक्षर, ठीक है, उनके मेल से क्या बनते हैं? शब्द। एक और एक शब्द को मिलाकर दो, जैसे कि अब अभी आपने ऊपर मात्राओं से जो शब्द बने थे, सिर, नील, इस तरह से जो शब्द बने थे तो वर्णों के मेल से बने हैं। ठीक है। अब है विशेष। तो र के साथ उ या उ की मात्रा इस तरह लगती है। तो र, ये र के साथ र धन उ, रू, र धन उ बराबर रू। तो क्या हो गया? ये रुपया। र धन उ बराबर रूप। ये तो बड़ा उ, यहाँ पर र और छोटा उ आया तो रुपया हो गया, लेकिन यहाँ पर र और यहाँ पर बड़ा उ आया
तो रूप, तो इसमें मात्रा छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तो अभी ऊ और ऊ की मात्रा आपने ऊपर पढ़ा, तो यहाँ पर वही मात्राएं आपको दिखाई दी। तो अब हिंदी भाषा की यह विशेषता है कि इसे जैसे बोला जाता है वैसे ही क्या लिखा भी जाता है। हिंदी भाषा ने कुछ अंग्रेजी, अरबी तथा फारसी भाषा के शब्दों को भी अपनाया है। हिंदी ने उन शब्दों के साथ उन ध्वनियों को भी अपनाया ताकि इन शब्दों का क्या हो, इन शब्दों का उच्चारण किया जा सके। इन ध्वनियों को आगत ध्वनियाँ कहते हैं। तो बच्चों, आपको ये समझ में आ रहा होगा। जैसे कि आ, ये अंग्रेजी का है ना, आ, जैसे डॉक्टर के ऊपर का एक साइन लगता है ना, डॉक्टर, ये वही इसमें आ। तो अंग्रेजी भाषा के शब्दों के सही उच्चारण के लिए आ ध्वनि को अपनाया गया है। इसका उच्चारण आ तथा ओ का मिश्रित उच्चारण होता है। उदाहरण जैसे चौक, डॉक्टर, फ्रॉक। तो इस तरह से ये इंग्लिश के हमारे शब्द जैसे आ गए हैं। अब ज और फो, ये क्या है, उर्दू। ज के नीचे हम बिंदु लगाते हैं और फो के नीचे भी बिंदु लगाते हैं। जब भी हम कोई शब्द लिखते हैं या तो उसमें हम बिंदु ज़रूर लगाते हैं। इसी प्रकार अरबी तथा फारसी के शब्दों को भी हमने अपनाया। इन शब्दों के साथ ज तथा फ ध्वनियों को भी स्वीकार किया। इनका उच्चारण हिंदी के ज तथा फ से भिन्न है। कुछ शब्दों में इन ध्वनियों के प्रयोग से शब्द के अर्थ में भी अंतर आ जाता है। जैसे उदाहरण है सजा। तो सजा का क्या है, अर्थ क्या होता है, दंड। तो एक सजा है सजाया, जैसे कुछ चीज़ हम सजाते हैं तो वो सजा और इस सजा में अलग अलग उसका मीनिंग भी अलग है। सजा का दंड और सजा का सजाना। अब जरा का थोड़ा और जरा बुढ़ापा, तो इसके अलग अलग मीनिंग इसमें दिखाए गए। अब हलंत, अब आपने क्या देखा है, हलंत। अरहित, व्यंजन के नीचे हलंत यानी एक तिरछी रेखा, जैसे कि ये रेखा आपको, ये तिरछी रेखा, ये मात्रा भी नहीं है, कहीं आप इसको मात्रा समझें, ये मात्रा नहीं है। अब कई बार आप इसको मात्रा के रूप में बनाकर लिखते हैं, लेकिन इसको इस तरह से लिखा जाता है, लगाते हैं। तो किस पे लगाते हैं हम, अरहित। उदाहरण जैसे लट्टू और बुद्धू, लट्टू, बुद्धू और छुट्टियाँ। ठीक है, इस तरह से हम कुछ भी शब्द लिखते हैं तो उसके नीचे ये हलंत जरूर लगाते हैं। किसमें, हिंदी में। अब ढ एवं ढ से जो शब्द प्रारंभ नहीं होते हैं, ये शब्दों के अंत में या बीच में आते हैं। ठीक है, ड एवं ढ तथा ड़ और ढ के उच्चारण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, अभी तक हमने क्या सीखा कि वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। अगर आपको अभ्यास कार्य में प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे तो यहाँ पर से आप देखकर लिख सकते हैं। तो अब इसमें कोई क्वेश्चन होगा आपके पास, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप संस्कृत में भी पढ़ चुके हैं, स्वर तथा व्यंजन। अब वर्ण किसे कहते हैं या वर्णमाला किसे कहते हैं, तो यहाँ पर है, वर्णों के निश्चित और क्रमबद्ध समूह को
वर्णमाला कहते हैं। अच्छा, अब व्यंजनों की, अब स्वरों की मात्रा होती है या व्यंजनों की, तो इसमें दिया गया है कि स्वरों की मात्रा होती हैं लेकिन व्यंजनों की नहीं। अच्छा, तो शब्द कैसे बनते हैं? तो क्वेश्चन आएगा आपके पास, शब्द कैसे बनते हैं? तो आप लिखोगे वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। छोटे छोटे जो हमारे वर्ण हैं क, प, ट, अ, तो इनके मेल से हम क्या बनाते हैं? शब्द। तो व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। ठीक है, व्यंजन नहीं तो अधूरे होते हैं। अब आपको इस पाठ के अंतर्गत वर्ण विचार में सब कुछ समझ में आ गया होगा, तथा इसी तरह आपको प्रश्न तथा उत्तर दिए जाएंगे और आपको वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों को याद करना है तथा मात्राएं भी याद करनी है और रफ नोटबुक में आपको लिखना है तथा अगली वीडियो में आपको अभ्यास कार्य करवाया जाएगा। साईं राम।